नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल संगीता कहानी कैप्सूल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी भूखे पेट स्कूल जाया करता था और एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी गुल्लक तोड़कर उस लड़के के सपनों को टूटने से बचा लिया था। सालों बाद वही लड़का करोड़ों का मालिक बनकर दार्जिलिंग की उन्हीं पहाड़ियों में लौटा अपनी बचपन की दोस्त का कर्ज चुकाने। लेकिन दोस्तों, वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी और फिर उसने जो किया उसे देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। क्या पैसा हर कर्ज चुका सकता है? क्या दोस्ती का कोई हिसाब होता है? और क्या बचपन का वो मासूम रिश्ता सालों बाद मोहब्बत में बदल सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए अब चलते हैं दार्जिलिंग की उन खूबसूरत वादियों में जहाँ से शुरू हुई थी ये दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 18 साल पहले दार्जिलिंग की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती से। चारों तरफ फैले चाय के हरे भरे बागान, सुबह सुबह उठता हुआ धुंध का सफ़ेद पर्दा और दूर से झांकती कंचनजंगा की बर्फीली चोटियाँ देखने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जन्नत जैसी दिखने वाली इन वादियों में रहने वाले हर इंसान की ज़िंदगी जन्नत जैसी नहीं थी। यहाँ के ज़्यादातर लोग चाय बागानों में मजदूरी करते थे, सुबह से शाम तक पत्तियाँ तोड़ते, टोकरियाँ ढोते और दिन के अंत में इतना ही कमा पाते कि किसी तरह चूल्हा जल जाए। इसी बस्ती में एक छोटा सा लड़का रहता था, आरव। उम्र यही कोई 10-11 साल, दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। आरव के पिता चाय बागान में मजदूरी करते थे और माँ आसपास के घरों में बर्तन कपड़े का काम करती थी। घर क्या था? लकड़ी और टीन की चादरों से बना एक छोटा सा कमरा जिसकी छत बरसात में टपकती थी और सर्दियों में जिसकी दीवारों से ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। कई रातें ऐसी होती थी जब घर में सिर्फ नमक और भात होता था और कुछ रातें ऐसी भी जब वो भी नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, गरीबी आरव के शरीर तक ही सीमित थी, उसके दिमाग तक कभी नहीं पहुंच पाई। आरव पढ़ाई में इतना तेज़ था कि सरकारी स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते थे ये लड़का इन पहाड़ों के लिए नहीं बना, एक दिन ये बहुत ऊंची उड़ान भरेगा, बस इसके पंख सलामत रहे। और इसी स्कूल में आरव की क्लास में ही पढ़ती थी एक लड़की, मीरा। गोल मटोल चेहरा, 2 चोटियाँ और होठों पर हमेशा रहने वाली एक प्यारी सी मुस्कान। मीरा के पिता की बस्ती में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि घर में 2 वक्त की रोटी इज्जत से बन जाती थी। मीरा का घर बस्ती की ऊपरी ढलान पर था और आरव का घर निचली ढलान पर, लेकिन स्कूल जाने का रास्ता एक ही था, पहाड़ी की वो पतली पगडंडी जिसके एक तरफ चाय के पौधे थे और दूसरी तरफ गहरी ढलान। रोज़ सुबह मीरा अपनी दुकान के सामने खड़ी होकर आवाज़ लगाती, आरव, ओ आरव, जल्दी चल, देर हो रही है। और आरव अपना फटा हुआ बस्ता कंधे पर लटकाए दौड़ता हुआ आता। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ लौटते। रास्ते में मीरा दिन भर की बातें करती, किसकी शिकायत करनी है, किस पेड़ पर नया घोंसला दिखा, बादल आज किस जानवर जैसे लग रहे हैं। और आरव चुपचाप सुनता रहता, बीच बीच में हल्का सा मुस्कुरा देता। दोनों की दोस्ती पूरी बस्ती में मशहूर थी। लोग कहते थे ये दोनों तो एक थाली के चावल हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। लेकिन दोस्तों, इस दोस्ती में एक बात ऐसी थी जो सिर्फ मीरा जानती थी। दोपहर की छुट्टी में जब सारे बच्चे अपने अपने टिफ़िन खोलते तो आरव चुपचाप उठकर स्कूल के पीछे वाले मैदान में चला जाता। कभी कहता पेट भरा है, कभी कहता घर जाकर खाऊंगा,
बाकी बच्चे मान लेते, लेकिन मीरा की आंखें कभी धोखा नहीं खाती थी। वो जानती थी कि आरव के बस्ते में किताबें तो हैं, लेकिन टिफ़िन नहीं है। वो जानती थी कि उसका दोस्त भूखा है और अपनी भूख से ज़्यादा उसे अपनी इज्जत प्यारी है। तो मीरा ने एक रास्ता निकाला। वो रोज़ घर से थोड़ा ज़्यादा खाना लाने लगी और दोपहर में सीधे मैदान में पहुंच जाती, आरव के पास बैठ जाती और टिफ़िन खोलकर कहती, आज माँ ने इतनी सारी रोटियां रख दी, मुझसे अकेले ख़त्म नहीं होंगी। तू नहीं खाएगा तो फेंकनी पड़ेंगी और अन्न फेंकना पाप होता है। मास्टर जी ने ही बताया था ना। आरव समझता था कि ये बहाना है। उसकी आंखें भर आती थी, लेकिन मीरा कभी उसे एहसास नहीं होने देती थी कि वो उस पर एहसान कर रही है। वो हंसते हंसते लड़ते झगड़ते उसे खिला देती थी। और दोस्तों, यही तो होती है सच्ची दोस्ती, जो मदद तो करती है लेकिन कभी जताती नहीं। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। स्कूल से लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक टूटे हुए शेड के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें टीन की छत पर तबले की तरह बज रही थी। तभी मीरा ने पूछा, आरव, बड़ा होकर क्या बनेगा तू? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं मीरा, बस इतना जानता हूँ कि एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरी माँ को किसी के घर बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। मेरे बाबा को बीमार होने पर भी बागान नहीं जाना पड़ेगा। और वो रुक गया। और क्या? मीरा ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, और जिस दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा उस दिन सबसे पहले तेरे लिए वो लाल रिबन खरीदूंगा जो तूने मेले में देखा था और पैसे कम पड़ने की वजह से नहीं खरीद पाई थी। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। पगला, बड़ा आदमी बनकर सिर्फ रिबन देगा? आरव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, रिबन तो बस शुरुआत होगी, कर्ज तो पूरा चुकाऊंगा, तेरी हर रोटी का, तेरी हर मुस्कान का। मीरा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, दोस्ती में कर्ज नहीं होता आरव, याद रखना। दोस्तों, उस दिन उन दो मासूम बच्चों को नहीं पता था कि किस्मत उनके इस छोटे से संवाद को एक दिन कितना बड़ा बना देगी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और फिर आई वो काली शाम जिसने आरव की पूरी दुनिया उजाड़ दी। सावन का महीना था। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। आरव के पिता उस दिन भी काम पर गए थे, क्योंकि एक दिन की मजदूरी छूटने का मतलब था एक दिन का चूल्हा बुझ जाना। शाम को लौटते वक्त पहाड़ी रास्ते की गीली मिट्टी अचानक धंस गई। भूस्खलन, और उस भूस्खलन में आरव के पिता समेत 3 मजदूर दब गए। जब तक बस्ती के लोग पहुँचे बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, उस रात आरव के घर से जो चीखें उठी वो पूरी बस्ती ने सुनी। 11 साल का बच्चा अपने पिता के निर्जीव शरीर के पास बैठा था। ना रो पा रहा था, ना बोल पा रहा था, बस पत्थर बना बैठा था। और उसकी माँ, वो तो जैसे एक ही रात में 10 साल बूढ़ी हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद घर की हालत और बिगड़ गई। माँ दिन रात काम करती, सुबह दूसरों के घर, दोपहर में बागान में पत्तियाँ तोड़ने और रात में बस्ती की औरतों के कपड़े सिलने। लेकिन फिर भी घर नहीं चल पा रहा था। कई रातें ऐसी आई जब माँ ने खाने का बहाना बनाकर सिर्फ पानी पिया और बची हुई 2 रोटियां आरव की थाली में रख दी। आरव सब देखता था, सब समझता था। रात में जब माँ सो जाती तो वो चुपचाप उनके फटे हुए पैरों को देखता और अपने आंसू तकिए में छुपा लेता। और फिर आया वो दिन जब स्कूल में सालाना फीस जमा करने की आखिरी तारीख आ गई। पूरे 300 रुपये। दोस्तों, आज के ज़माने में 300 रुपये शायद एक पिज़्ज़ा की कीमत हो, लेकिन उस वक्त उस घर के लिए वो 300 रुपये 3 करोड़ के बराबर थे। आरव ने माँ से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप फैसला कर लिया, अब पढ़ाई छोड़ देगा, बागान में काम करेगा, माँ का हाथ बटाएगा। अगले दिन वो स्कूल गया। आखिरी बार ये सोचकर पूरे रास्ते चुप रहा। मीरा ने 10 बार पूछा, क्या हुआ आरव, बोलना, तेरी आंखें ऐसी क्यों हैं? लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। छुट्टी के बाद उसी पुरानी पगडंडी पर आखिरकार उसका बांध टूट गया। वो एक पत्थर पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मीरा
कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगा, फीस के पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने कहा है कल आखिरी दिन है, माँ से कहूँगा तो वो अपना मंगलसूत्र बेच देंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। बाबा की आखिरी निशानी है वो। मीरा उसके पास बैठी रही, कुछ नहीं बोली, बस उठते वक्त इतना कहा, आरव कल स्कूल ज़रूर आना, मेरी कसम। उस रात मीरा अपने कमरे में गई, अलमारी के ऊपर रखी अपनी मिट्टी की गुल्लक उतारी, वो गुल्लक जिसमें वो पिछले 4 सालों से 1-1 रुपया जोड़ रही थी। दादी के दिए हुए सिक्के, मेले में बचाए हुए पैसे, राखी पर मिले नोट, सब कुछ उस गुल्लक में। उसका एक सपना बंद था, बड़ी होकर सिलाई मशीन खरीदने का सपना। मीरा ने एक पल गुल्लक को सीने से लगाया और अगले ही पल उसे ज़मीन पर पटक दिया। खन की आवाज़ के साथ गुल्लक टूट गई और उसके साथ मीरा का अपना सपना भी। लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे पर दुख नहीं था, एक सुकून था, क्योंकि उस रात एक सपना टूटा जरूर था, लेकिन एक दोस्त का सपना बचने वाला था। गिनती हुई तो पूरे 340 रुपये निकले। अगली सुबह मीरा सबसे पहले स्कूल पहुंची और मास्टर जी के हाथ में पैसे रखकर बोली, मास्टर जी ये आरव की फ़ीस है, लेकिन एक शर्त है, उसे कभी मत बताइएगा कि ये पैसे किसने दिए। मास्टर जी ने उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखा और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी आज तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। उस दिन जब आरव भारी कदमों से स्कूल पहुंचा, ये सोचकर कि आज अपना नाम कटवाना है, तो मास्टर जी ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ जा रहा है, तेरी फीस तो जमा हो चुकी है, जा क्लास में बैठ। आरव सन्न रह गया। किसने दी, कैसे दी, कोई कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन शाम को स्कूल के चपरासी काका से उसे सच्चाई पता चल गई। और दोस्तों, उस शाम आरव सीधे भागता हुआ मीरा के घर के पीछे वाले आंगन में पहुंचा। वहां कोने में उसे टूटी हुई गुल्लक के टुकड़े दिखे। वो टुकड़े हाथ में लेकर वो वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन 11 साल के उस बच्चे ने अपने दिल पर एक बात पत्थर की लकीर की तरह लिख ली, मीरा ये कर्ज मैं ज़रूर चुकाऊंगा, चाहे पूरी ज़िंदगी लग जाए। समय बीतता गया, आरव पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा, जैसे मीरा की टूटी गुल्लक का एक एक सिक्का उसे आवाज़ देता हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत का इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद आरव की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार खांसी, बुखार, कमजोरी। बस्ती के वैद्य ने कह दिया, इनको बड़े शहर के अस्पताल ले जाओ, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। तभी सिलीगुड़ी में रहने वाले एक दूर के मामा का संदेश आया, यहाँ आ जाओ, मेरी जान पहचान से काम भी मिल जाएगा और सरकारी अस्पताल में इलाज भी हो जाएगा। माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था। फैसला हो गया, दार्जिलिंग छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन ये खबर मीरा को मिली, वो दौड़ती हुई आरव के घर पहुंची। तू जा रहा है, सच में जा रहा है? आरव ने नज़रें झुका ली। मीरा कुछ नहीं बोली, बस उल्टे पैर लौट गई। उस पूरी रात 2 घरों में 2 बच्चे जागते रहे, एक इस तरफ एक उस तरफ। दोनों के तकिए भीगते रहे। और फिर आया जुदाई का वो दिन। सुबह सुबह धुंध में लिपटा हुआ बस अड्डा, कंधे पर गठरी लिए आरव और उसकी माँ, विदा करने आए कुछ पड़ोसी, और सबसे पीछे एक खंबे के सहारे खड़ी मीरा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि रात भर रोई है। जब बस का हॉर्न बजा तो मीरा आगे आई। उसके हाथ में एक पुराना सा कपड़े का झोला था। उसने वो झोला आरव के हाथ में थमा दिया। इसमें क्या है? आरव ने भर्राई आवाज़ में पूछा। रास्ते में खोलना, मीरा ने कहा, और फिर एक पल रुक कर बोली, और सुन, वो जो बारिश वाले दिन तूने वादा किया था ना, उसे भूल मत जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। बस चल पड़ी। आरव खिड़की से बाहर देखता रहा। मीरा हाथ हिलाती रही तब तक जब तक धुंध ने उसे अपने आगोश में छुपा नहीं लिया। दोस्तों, कुछ जुदाइयाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं, बस आंखों में लिखी जाती हैं। और उस सुबह दार्जिलिंग की धुंध में 2 बचपन के दोस्तों की आंखों में एक पूरी किताब लिखी गई थी। घंटों बाद जब बस एक ढाबे पर रुकी
तो आरव ने कांपते हाथों से वो झोला खोला। अंदर था घी लगी हुई 4 रोटियां और आम का अचार, एक हाथ से बुना हुआ नीला मफलर जो मीरा ने सर्दियों में छुप छुप कर उसके लिए बुना था, और सबसे नीचे एक कॉपी के पन्ने पर लिखी हुई एक चिट्ठी। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी। आरव, रोना मत, पहाड़ों की कसम, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और जिस दिन बन जाए लौटकर जरूर आना, मैं यहीं मिलूंगी इन्हीं पहाड़ों में, तेरी दोस्त मीरा। आरव ने वो चिट्ठी सीने से लगा ली। ढाबे के शोर के बीच बस की उस सीट पर बैठा वो बच्चा फूट फूट कर रोया और रोते रोते उसने वो चिट्ठी अपनी किताब के बीच में रख ली, किसी अमानत की तरह। उसे नहीं पता था कि यही कागज़ का टुकड़ा आने वाले 15 सालों तक उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। दोस्तों, सिलीगुड़ी पहुंचकर जिंदगी ने आरव का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मामा की मदद से एक छोटी सी खोली किराए पर मिली। माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ, लेकिन दवाइयों का खर्च, किराया, राशन सब मिलाकर पहाड़ जैसा बोझ था। 12 साल का आरव सुबह स्कूल जाता, दोपहर में एक किताबों की दुकान पर काम करता और रात में एक चाय के ठेले पर बर्तन धोता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो रात में उन्हीं हाथों से किताबें पकड़ता और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता, क्योंकि खोली में बिजली का मीटर नहीं था। जब भी हिम्मत टूटने लगती, वो अपनी किताब खोलता और वो चिट्ठी पढ़ लेता, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस फिर से उठ खड़ा होता। दोस्तों, दुनिया कहती है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कहानी कहती है इंसान को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत होती है जो उस पर भरोसा करे। 10वीं में आरव ने पूरे ज़िले में टॉप किया, अखबार में नाम छपा, 12वीं में स्कॉलरशिप मिली, फिर कॉलेज जहाँ दिन में पढ़ाई और रात में एक कोरियर कंपनी में पार्सल छांटने का काम। इसी काम के दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आया, पहाड़ी इलाकों के छोटे किसानों और कारीगरों का सामान सीधे शहरों तक पहुंचाने का। चाय, मसाले, हाथ से बुने कपड़े, बिना बिचौलिए के, सीधा किसान से ग्राहक तक। कॉलेज ख़त्म होते ही उसने अपनी सारी जमा पूंजी, पूरे 18,000 रुपये लगाकर एक छोटी सी शुरुआत की। नाम रखा पर्वत। शुरुआत में सब कुछ डगमगाया। पहले साल घाटा हुआ, एक पार्टनर पैसे लेकर भाग गया, लोगों ने मजाक उड़ाया, मजदूर का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन आरव हर बार गिरकर उठा, क्योंकि उसे गिरना आता ही नहीं था। उसे तो बचपन से सिर्फ उठना सिखाया गया था। धीरे धीरे पर्वत चल पड़ी। 5 साल में कंपनी 10 शहरों तक पहुंची। 10 साल में पूरे देश में पहाड़ों के हजारों किसान उसकी कंपनी से जुड़े। जिस लड़के के पास कभी स्कूल की फ़ीस के लिए 300 रुपये नहीं थे, आज वो 300 करोड़ की कंपनी का मालिक था। अखबार उसे पहाड़ों का बेटा कहते थे। लेकिन दोस्तों, इतनी दौलत, इतनी शोहरत के बीच भी आरव की अलमारी में एक पुरानी किताब रखी थी, और उस किताब के बीच में एक मुड़ा हुआ पीला पड़ चुका कागज़ और एक नीला मफलर जो वो आज भी हर सर्दी में पहनता था। भले ही उसके पास विदेशी ब्रांड के दर्जनों मफलर क्यों ना हों, लेकिन दोस्तों, इन 15 सालों में एक टीस उसके सीने में हमेशा रही। शुरुआती सालों में उसने चिट्ठियां लिखी थी पुराने पते पर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाद में पता चला कि उस पूरे इलाके में भूस्खलन के बाद कई परिवार इधर उधर हो गए थे। फिर जिंदगी की भागदौड़, माँ की देखभाल, कंपनी का संघर्ष और वो पगडंडी पीछे छूटती गई। पर दिल के किसी कोने में एक दिया हमेशा जलता रहा, जिस पर लिखा था मीरा। फिर आया जिंदगी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव की माँ, जो बेटे की सफलता देखकर जी रही थी, एक दिन अचानक बहुत बीमार पड़ गई। बड़े से बड़े डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन दोस्तों, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं चुका सकता, और उम्र का कर्ज उनमें सबसे बड़ा है। अपनी आखिरी रात माँ ने आरव का हाथ अपने कमज़ोर हाथों में लिया और धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, तूने मुझे सब कुछ दिया, महल जैसा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, इंसान कितना भी ऊंचा उठ जाए, उसे वो सीढ़ियाँ
कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिन पर पैर रखकर वो ऊपर चढ़ा। याद है वो बच्ची जिसने अपनी गुल्लक तोड़कर तेरी फीस भरी थी? जा बेटा, एक बार लौटकर देख तो सही वो किस हाल में है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और उस बच्ची को मेरी तरफ से वाक्य अधूरा रह गया। माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। दोस्तों, माँ के जाने के बाद आरव कई हफ्तों तक टूटा रहा। आलीशान बंगले में अकेला बैठा रहता। एक शाम माँ के कमरे का सामान समेटते हुए उसे अपना पुराना लोहे का बक्सा मिला। वही बक्सा जो सिलीगुड़ी की खोली से चला आ रहा था। उसने बक्सा खोला। ऊपर माँ की पुरानी साड़ी थी, उसके नीचे वो किताब। कांपते हाथों से उसने किताब खोली और वो चिट्ठी आज भी वहीं थी, 15 साल पुरानी, पीली पड़ चुकी, लेकिन शब्द शब्द आज भी उतने ही जिंदा थे। जिस दिन बड़ा आदमी बन जाए लौटकर जरूर आना, मैं यहीं मिलूंगी, इन्हीं पहाड़ों में। उस रात आरव अपने बंगले की छत पर खड़ा रहा। देर रात तक शहर की जगमगाती लाइटों को देखते हुए उसे धुंध में लिपटी वो पहाड़ी पगडंडी याद आई। वो टिफ़िन की रोटियां, वो टूटी गुल्लक, वो बस अड्डा, वो हिलता हुआ हाथ। और अचानक उसके भीतर से एक आवाज़ उठी, आरव, बहुत देर कर दी तूने, बहुत देर। अगली सुबह उसने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, अगले 15 दिन की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ। सेक्रेटरी ने हैरानी से पूछा, सर वहाँ कौन सी डील है? आरव ने धीरे से जवाब दिया, जिंदगी की सबसे बड़ी डील, एक कर्ज चुकाना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव की गाड़ी पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे रास्ता ऊपर चढ़ता गया हवा ठंडी होती गई और आरव की धड़कनें तेज। 15 साल, पूरे 15 साल बाद वो लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में 1000 सवाल दौड़ रहे थे। मीरा कैसी होगी? पहचान पाएगी मुझे? कहीं उसकी शादी हो गई होगी तो? कहीं वो ये सब भूल चुकी होगी तो? और एक डर जो वो खुद से भी नहीं कह पा रहा था, कहीं वो वहाँ हो ही ना तो। दोपहर तक गाड़ी उस पुरानी बस्ती में पहुंची। आरव गाड़ी से उतरा और ठिठक गया। बहुत कुछ बदल गया था। पक्की सड़क बन गई थी, कुछ नए मकान थे, लेकिन हवा में आज भी वही खुशबू थी, चाय की पत्तियों और भीगी मिट्टी की। वो पैदल चलता हुआ अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वही मैदान, वही बूढ़ा देवदार का पेड़। स्कूल के गेट पर एक बुजुर्ग चौकीदार बैठे थे। आरव ने पहचान लिया, ये तो वही चपरासी काका थे जिन्होंने उसे गुल्लक वाली सच्चाई बताई थी। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। काका चौंक गए। कौन हो बाबू? इतने बड़े आदमी लगते हो और मेरे पैर छूते हो। काका, मैं आरव, मजदूर रघुनाथ का बेटा, पहचाना? काका की आंखें फैल गई। कांपते हाथों से उन्होंने आरव का चेहरा छुआ। आरव, हमारी बस्ती का आरव। अरे तू तो अखबारों में छपता है रे। तू लौट आया? आरव की आंखें भर आई। हाँ काका, लौट आया। एक कर्ज चुकाना था। काका, मीरा कहाँ है? किराने की दुकान वाले काका की बेटी मीरा। और दोस्तों, ये नाम सुनते ही काका के चेहरे की सारी खुशी उतर गई। उन्होंने नजरें झुका ली और एक लंबी सांस भरी। बेटा, वक्त ने उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। भगवान ने जैसे उसकी परीक्षा ही लेनी ठान ली थी। ऊपरी वाली ढलान के पीछे नाले के पास वाली बस्ती में मिलेगी। जा खुद ही देख लेना। आरव का दिल जोर से धड़का। वो लगभग दौड़ता हुआ उस तरफ बढ़ा। रास्ते संकरे होते गए, पक्के मकान पीछे छूटते गए और टीन लकड़ी के झोंपड़े शुरू हो गए। और फिर एक मोड़ पर आकर आरव के कदम जम गए। सामने एक छोटा सा झज्जर घर था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ, छत पर टीन की चादरें जिन पर पत्थर रखे थे ताकि हवा में उड़ ना जाएं। आंगन में एक पुरानी चारपाई जिस पर एक बीमार बुजुर्ग महिला लेटी थी और उस चारपाई के पास बैठी हुई एक औरत फीकी सी सूती साड़ी में, हाथ में दवा की शीशी लिए, अपनी माँ को दवा पिलाती हुई। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे साए, हाथ मेहनत से खुरदरे, लेकिन उस चेहरे पर वही ठहराव, वही गरिमा। दोस्तों, वो मीरा थी। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसका गला रुंध गया। जिस लड़की ने अपनी गुल्लक तोड़कर उसका भविष्य बनाया था, वो खुद अपनी ज़िंदगी की
टूटी हुई गुल्लक के टुकड़े समेट रही थी। उसके भीतर कुछ दरक गया। कितनी बार वो बिजनेस क्लास में उड़ा, कितने 5 स्टार होटलों में रुका, और उसकी मीरा इन 15 सालों में यहाँ इस हाल में जी रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी दौलत, सारी कामयाबी उस आंगन की मिट्टी में गड़ गई हो। उसने कांपते कदमों से आगे बढ़कर दरवाजे के पास दस्तक दी। मीरा ने पलट कर देखा। जी कहिए, आप कौन? आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रहा। मीरा ने ध्यान से देखा। महंगा कोट, चमकते जूते, गाड़ी की चाबी। आप शायद गलत पते पर आ गए हैं साहब, यहाँ बड़े लोगों का क्या काम? और तब आरव ने धीरे से भर्राई हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, माँ ने इतनी सारी रोटियां रख दी, मुझसे अकेले ख़त्म नहीं होंगी। तू नहीं खाएगी तो फेंकनी पड़ेंगी, और अन्न फेंकना पाप होता है। मास्टर जी ने ही बताया था ना। दोस्तों, वो दवा की शीशी मीरा के हाथ से छूटते छूटते बची। उसकी आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे। वो एक कदम पीछे हटी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी, और उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, आरव। हाँ मीरा, तेरा आरव बहुत देर से आया, माफ़ कर दे। और फिर दोस्तों, 15 सालों का बांध एक पल में टूट गया। मीरा वहीं दहलीज पर बैठ गई और रो पड़ी। वो रोना जो 15 सालों से किसी कोने में जमा था। आरव भी घुटनों के बल वहीं बैठ गया। 2 बचपन के दोस्त एक टूटे हुए आंगन में बिना कुछ कहे सिर्फ रोते रहे, और चारपाई पर लेटी बीमार माँ कमज़ोर आंखों से ये मंजर देखकर हाथ जोड़े ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। जब आंसुओं का सैलाब थमा तो बातें शुरू हुई, और हर बात के साथ आरव का दिल और टूटता गया। पता चला आरव के जाने के कुछ साल बाद मीरा के पिता की दुकान एक भूस्खलन में बह गई। सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। मीरा उस वक्त 12वीं में थी। आगे पढ़कर टीचर बनना चाहती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी ने किताबें छीन ली। फिर माँ को गठिया और सांस की बीमारी ने पकड़ लिया। मीरा ने लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए, एक पुरानी किराए की सिलाई मशीन पर। हाँ दोस्तों, वही सिलाई मशीन जिसके लिए कभी उसने गुल्लक में पैसे जोड़े थे। किस्मत ने वो भी उसे अपनी नहीं होने दी। रिश्ते आए, लेकिन बीमार माँ को कौन अपनाता? मीरा ने शादी से इनकार कर दिया। जो मेरी माँ को नहीं अपना सकता, वो मुझे क्या अपनाएगा? और यूं सालों साल वो अकेली लड़ती रही। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, मीरा, इतना सब हो गया, तूने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? अखबारों में मेरा नाम तो आता था। मीरा ने आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुराई। देखा था, हर बार तेरी फ़ोटो देखकर माँ को दिखाती थी, देखो माँ, ये मेरा दोस्त है, मेरा आरव। फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई, पर कैसे आती तेरे पास? दुनिया क्या कहती कि गरीब लड़की करोड़पति दोस्त से पैसे मांगने आई है। नहीं आरव, दोस्ती की इज्जत मदद से बड़ी होती है। दोस्तों, उस रात आरव बस्ती के छोटे से गेस्ट हाउस में रुका, पर सो नहीं पाया। अगली सुबह वो फिर मीरा के घर पहुंचा और सीधे बोला, मीरा, अब बहुत हुआ, तू और माँ जी मेरे साथ चलोगे। माँ जी का इलाज सबसे बड़े अस्पताल में होगा। ये घर, ये तकलीफ़ें सब ख़त्म। जो तूने मेरे लिए किया, उसके आगे तो मेरी सारी दौलत भी छोटी है। लेकिन दोस्तों, मीरा का जवाब सुनकर आरव सन्न रह गया। मीरा ने शांत ठहरी हुई आवाज़ में कहा, नहीं आरव, मैंने तुझ पर एहसान एहसान नहीं किया था जो तू चुकाने आया है। मैंने दोस्ती निभाई थी, और दोस्ती का कोई बिल नहीं बनता। तेरी दौलत तुझे मुबारक। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। मीरा, ये एहसान नहीं तो क्या है आरव? मीरा की आंखें भर आई। तरस, दया। मुझे तेरी दया नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो रुक गई, शब्द अंदर ही रह गए। लेकिन आरव ने उन अनकहे शब्दों को पढ़ लिया। मुझे तो बस मेरा दोस्त चाहिए था। आरव लौट आया, पर हारा नहीं। दोस्तों, अगले 7 दिन इस कहानी के सबसे खूबसूरत दिन थे। आरव ने कोट पैंट उतार दिए। सादे कुर्ते में वो रोज़ सुबह मीरा के घर पहुंच जाता। जिद करके माँ जी के लिए शहर से डॉक्टर लाया। ये मदद नहीं है मीरा, ये मेरी दूसरी माँ का हक है। रोकेगी तो अनर्थ होगा। माँ जी का इलाज शुरू हुआ। वो आंगन में बैठकर माँ जी के पास घंटों बातें करता, उनके पैर दबाता,
अपने हाथ से उन्हें खिचड़ी खिलाता। मीरा दूर से देखती और उसकी आंखें बार बार भीग जाती। ये वही आरव था। दौलत उसके कपड़ों तक ही पहुंची थी, दिल तक नहीं। शामों को दोनों उसी पुरानी पगडंडी पर टहलने जाते। वही चाय बगान, वही ढलान, वही टूटा शेड जो अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। एक शाम उसी शेड के नीचे हल्की बारिश में खड़े होकर आरव ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक लाल रिबन। 15 साल पुराना वादा था, बड़ा आदमी बनकर सबसे पहले तेरे लिए लाल रिबन खरीदूंगा। रास्ते में सिलीगुड़ी से लिया था। देर हो गई पर वादा नहीं भूला। मीरा ने कांपते हाथों से वो रिबन लिया और उसे देखते देखते रो पड़ी। पगला करोड़पति होकर रिबन देता है, आरव ने धीरे से कहा। रिबन तो बस शुरुआत है मीरा, याद है ना, कर्ज पूरा चुकाना है, तेरी हर रोटी का, तेरी हर मुस्कान का, और अब तो तेरे हर आंसू का भी। उस पल दोनों की आंखें मिली और दोस्तों, उस एक पल में दोनों को समझ आ गया कि जो रिश्ता बचपन में दोस्ती के नाम से शुरू हुआ था, वो कब का मोहब्बत बन चुका था। बस दोनों ने कभी उसे नाम नहीं दिया था। मीरा ने नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, अंधेरा हो रहा है, माँ अकेली है। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई, लेकिन उसके होठों पर 15 साल बाद वो वाली मुस्कान लौट आई थी, 2 चोटियों वाली मीरा की मुस्कान। 8वें दिन आरव ने मीरा के सामने एक प्रस्ताव रखा। मीरा, मैं तुझे पैसे नहीं दे रहा, काम दे रहा हूँ। मेरी कंपनी पर्वत दार्जिलिंग में एक नया सेंटर खोल रही है। पहाड़ की औरतों के हाथ से बुने कपड़े, यहाँ की चाय, यहाँ का हुनर सीधा पूरे देश में बिकेगा। मुझे यहाँ एक ऐसा इंसान चाहिए जो इस मिट्टी को जानता हो, ईमानदार हो और जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। बता, है कोई तेरी नज़र में? मीरा उसे देखती रही। ये दान नहीं था, ये सम्मान था। उसने 3 दिन सोचा, माँ से पूछा। माँ ने कमज़ोर हाथों से बेटी का सिर सहलाया और कहा, बेटी, जो इंसान मदद को एहसान नहीं हक बना दे, उसे मना मत करना। ऐसे लोग बार बार जिंदगी में नहीं आते। और मीरा ने हाँ कह दी, लेकिन अपनी शर्त के साथ। मैं कर्मचारी बनकर काम करूँगी आरव, तनख्वाह उतनी ही जितनी किसी और को मिलती, कोई खास सुविधा नहीं। मंजूर? आरव मुस्कुराया। मंजूर, पर मेरी भी एक शर्त है, सेंटर का नाम मैं रखूँगा। और दोस्तों, कुछ महीनों बाद जब उस सेंटर का उद्घाटन हुआ तो बाहर लगे बोर्ड को देखकर मीरा की आंखें भर आई। बोर्ड पर लिखा था, गुल्लक, पहाड़ की बेटियों का अपना घर। समय ने करवट ली, गुल्लक सेंटर चल पड़ा। बस्ती की सैकड़ों औरतों को काम मिला। मीरा दिन रात मेहनत करती, हर औरत की तकलीफ़ सुनती, हर बुनकर के घर जाती। 2 साल के अंदर वो सेंटर पूरे इलाके की पहचान बन गया। मीरा की माँ की सेहत भी अब पहले से बेहतर थी और आरव, वो अब महीने में आधा वक्त दार्जिलिंग में ही बिताने लगा था। लोग हैरान होते थे कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक पहाड़ों में क्या करता है, लेकिन आरव जानता था उसका सब कुछ अब इन्हीं पहाड़ों में था। और फिर आया वो दिन दोस्तों, जिस दिन ये कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंची। गुल्लक सेंटर की दूसरी सालगिरह थी। पूरी बस्ती जमा थी। शहर से अधिकारी आए थे, अखबार वाले आए थे, मंच सजा था। सबने मीरा के काम की तारीफ की। फिर आरव को बोलने के लिए बुलाया गया। आरव माइक के सामने खड़ा हुआ, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप सब सोचते होंगे कि इस सेंटर का नाम गुल्लक क्यों है, आज बताता हूँ। और फिर सैकड़ों लोगों के सामने उसने पूरी कहानी सुनाई। भूखे पेट स्कूल जाने वाले उस लड़के की, आधा टिफ़िन बचाने वाली उस लड़की की, 340 रुपये वाली उस टूटी गुल्लक की, और उस चिट्ठी की जो 15 साल तक एक किताब में सांस लेती रही। पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। औरतों के आंचल आंखों तक पहुंच गए। और जब आरव ने जेब से वो पीला पड़ चुका कागज निकाल कर सबको दिखाया तो दोस्तों, वहाँ एक भी आंख सूखी नहीं बची। फिर आरव मंच से नीचे उतरा, सीधा चलकर मीरा के सामने पहुंचा, जो पहली कतार में बैठी, आंसुओं में भीगी, कांप रही थी। और सबके सामने आरव अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से कोई हीरे की अंगूठी नहीं,
बल्कि मिट्टी की एक छोटी सी नई गुल्लक निकाली और मीरा की तरफ बढ़ाकर कहा, मीरा, 15 साल पहले तूने अपनी गुल्लक तोड़कर मेरी ज़िंदगी बनाई थी। आज मैं तुझे ये गुल्लक लौटाने आया हूँ, पर खाली नहीं, इसमें मैंने अपना पूरा दिल डाल दिया है। तूने कहा था दोस्ती में कर्ज नहीं होता, तू सही थी। ये कर्ज मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता, इसलिए आज कर्ज चुकाने नहीं, खुद को सौंपने आया हूँ। बोल मीरा, अपने इस पगले दोस्त को अपना हमसफ़र बनाएगी। दोस्तों, पूरा पंडाल सांस रोके खड़ा था। मीरा की माँ चारपाई से उठकर लाठी के सहारे आगे आ चुकी थी, आंखों में आंसू और होठों पर दुआ लिए। मीरा ने कांपते हाथों से वो गुल्लक ली, उसे सीने से लगाया और रोते रोते हंसते हंसते बस सिर हिला दिया, हाँ पगले हाँ। और दोस्तों, उस पल पूरी वादी तालियों से गूंज उठी। पहाड़ों ने उस दिन 1 करोड़पति को घुटनों पर देखा, दौलत के सामने नहीं, इंसानियत के सामने, मोहब्बत के सामने। कुछ ही महीनों बाद उसी बस्ती में, उसी पुरानी पगडंडी वाले रास्ते से बारात निकली। आरव चाहता तो शहर के सबसे बड़े होटल में शादी कर सकता था, लेकिन शादी हुई उसी स्कूल के मैदान में जहां दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। पूरी बस्ती बाराती भी थी और घराती भी, और विदाई के वक्त मीरा अपने साथ अपना सबसे कीमती गहना ले गई, वो लाल रिबन जो उसने अपनी चोटी में बांधा था। दोस्तों, आज आरव और मीरा साथ हैं। गुल्लक सेंटर आज पहाड़ की हजारों बेटियों का सहारा है। मीरा की माँ अपने दामाद को बेटा कहती है और हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर दोनों उसी टूटे हुए शेड के नीचे जाकर खड़े होते हैं और बारिश का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। मीरा ने जो 340 रुपये बोए थे, वक्त ने उन्हें हजारों जिंदगियों की खुशहाली बनाकर लौटाया। दूसरी बात, कामयाबी वो नहीं जो आपको ऊपर ले जाए, कामयाबी वो है जो ऊपर जाकर भी आपको नीचे झुकना सिखाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, रिश्तों का कोई हिसाब नहीं होता। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, वक्त खुद उनका कर्ज चुकाता है। अब मैं आपसे अपने दिल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके सबसे मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामा था? और अगर है तो क्या आपने कभी लौटकर उसका हाल पूछा? आज ही पूछिए, क्योंकि कुछ लोग हमारा इंतज़ार करते करते वक्त की धुन में खो जाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ज़िंदगी की मीरा या आरव कौन है। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर आरव और मीरा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सच्ची दोस्ती और इंसानियत का ये संदेश हर दिल तक पहुँचे। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये कहानी भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ रोज़ सुनना चाहते हैं तो अपने चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास और एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।